हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव के पार्ट 11 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो भी कोई पर्सन मेरे इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगशन वीडियोज़ के लिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैंसी चेन, लैन वांगजी, जियांग चैंग, वी यिंग, वेनिंग, वेंकिंग, जिन जिसन, जियान यानली, इन सबों ने आपस में बैठ कर के बात की थी। ये लोग ऑफिस में गए थे वैन रूहान के। उनको वहाँ पर पता चला वी यिंग को और जियांग चैंग को कि उस ऑफिस में एक सीक्रेट रूम है। एंड देन वो लोग प्लान बनाते हैं नाइट में दोबारा से उस ऑफिस में जाते हैं वैन रूहान के, और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर उस सीक्रेट रूम के अंदर एक और रूम है और वहाँ पर उनको वेनिंग और वैंकिंग के मॉम डैड मिलते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में थे वो लोग बेहोश थे। उनको ड्रग्स इतनी ज़्यादा दी गई थी, उनको टॉर्चर किया गया था, उनके बॉडी पर जगह जगह कट के निशान थे। उन लोगों को वो जैसे तैसे करके जल्दी से वहाँ से निकालते हैं। उनको और कोई सबूत तो नहीं मिला था, बट उनको वेनिंग और वैंकिंग के मॉम डैड मिल गए थे और उनको वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वी यिंग और जियांग चैंग वो हॉस्पिटल से अपनी सजे के पास चले गए थे बिकॉज उनकी सजे के पास आयुएंड और सजवी हैं। और आयुएंड और सजवी आज पूरे दिन वांगजी और वी यिंग से दूर रहकर, बिकॉज ये दोनों इतने ज़्यादा बिजी थे वैन रूहान के ऑफिस में जाने में और सबूत इकट्ठा करने में, कि आज पूरा दिन आयुएंड और सजवी को वांगजी और वी यिंग नहीं मिले हैं खेलने के लिए। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे जियान यानली से। जियान यानली कह रही होती हैं उनसे कि प्लीज़ सो जाओ, वो दोनों आ जाएंगे। उन लोगों को कुछ काम है, इस वजह से वो नहीं आ पा रही हैं, वो मॉर्निंग तक आ जाएंगे। लेकिन आयुएंड और सजवी वो दोनों नहीं मान रहे होते हैं। वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हमें हमारी मम्मा चाहिए, हमारे फादर चाहिए। वो वी यिंग को मम्मा एंड वांगजी को फादर बुलाते हैं। उन लोगों को वी यिंग और वांगजी के बिना रहना नहीं आता है, उनको आदत हो गई है। इतनी सिर्फ 1 मंथ में उनको आदत हो गई है वांगजी और वी यिंग के साथ रहने की। तब जियान यानली उनको ऐसे रोते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो ऐसे ही परेशान हो के ना कॉल कर देती हैं वी यिंग के पास और वी यिंग से पूछती हैं, वी यिंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ कैफ़े पर आ जाओ जल्दी से। ये दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मैं इन्हें हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इनको तुम्हारी ज़रूरत है, ये तुम्हारे बिना शांत नहीं होंगे। तब वी यिंग जियांग चैंग की साइड देखते हुए कहता है, जियांग चैंग हमें जाना होगा, सजे आयुएंड और सजवी वो दोनों रो रहे हैं, सजे उन्हें नहीं संभाल पा रही हैं। तब जिन जिसन कहता है मैं तुम दोनों को लेकर चलूँगा। वो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिन जिसन वी यिंग और जियांग चैंग को लेकर के कैफ़े आ गया था जियान यानली के, और जैसे ही वी यिंग कैफ़े में एंटर करता है, आयुएंड और सजवी उसको देखकर तुरंत उसके पास दौड़कर जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं। वी यिंग भी अपने घुटनों पर बैठकर आयुएंड और सजवी को हक कर लेता है और वो उन दोनों को ना ऐसे उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। आयुएंड और सजवी की आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो काफ़ी देर से रो रहे थे। जियान यानली उनको चुप नहीं करा पा रही थी। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग जैसे तैसे उन दोनों को काम डाउन करवा के सुला देता है उनको, आयुएंड और सजवी को। वो खेलते खेलते सो जाते हैं वी यिंग की गोद में ही। और इसके बाद अब वहाँ पर नी मिंजे आते हैं नी हुएशांग के साथ। जैसे ही नी मिंजे और नी हुएशांग वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लैंसी चेन और वांगजी नहीं हैं, वहाँ पर केवल वी यिंग, जियांग चैंग यही लोग हैं एंड जिन जिसन और जियान यानली भी हैं। तब नी मिंजे कहते हैं मुझे लैंसी चेन ने कॉल करके बुलाया था बट वो यहाँ पर नहीं है। तब वी यिंग कहता है, गागा आप यहाँ पर, आपको लैंसी चेन गा ने बुलाया था। तब नी मिंजी कहते हैं, हाँ मुझे लैंसी चेन ने बुलाया था, कहो क्या बात है, क्या कोई बात हुई है। तब जिन जिसन कहता है आगे बढ़ के कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, हम आपको सारी बातें बताएंगे। लैंसी चेन एंड वांगजी दोनों आने ही वाले हैं यहाँ पर, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। रात के 12:30 हो रहे थे इस टाइम पे। नी मिंजे एंड नी हुएशांग
नी मिंजे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्या बात हो गई, क्या हो गया। वो ना माइंड में सोच रहे थे, लेकिन वो इनसे कुछ पूछते नहीं है, बिकॉज ये वो ना इनको दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो कमज़ोर हो रहे हैं अंदर से, वो टेंशन ले रहे हैं। वो ना इन सबको ना एकदम भरोसा दिलाते हैं कि वो सब बातें संभाल लेंगे, जो भी बात है वो सबको संभाल लेंगे, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं तो वो संभाल सकते हैं। एंड नी हुएसांग, उसको तो डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन वीइंग और जियांग चैंग के साथ वो बातें करता है। वीइंग और जियांग चैंग वो दोनों टेंशन में तो थे, बट वो जानते हैं कि नी हुएसांग का दिल कितना, मतलब कितना ज़्यादा उसका दिल ना कमज़ोर है, वो कितना ज़्यादा वीक है अंदर से मेंटली। इस वजह से वो अभी नी हुएसांग को कुछ भी नहीं बताते हैं और उसको वो कॉफ़ी पीने को देते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद नी हुएसांग लेन सिचेन और लेन वांगजी के आने से पहले ही वो वहाँ पर सो गया था टेबल पर सिर रख के। वीइंग और जियांग चैंग इस चीज़ को देख करके उनको एक हैप्पीनेस फील होती है, बिकॉज़ वो उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो उनको ना ऐसे नी हुएसांग को ऐसे सोते हुए देखकर ना अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ वो सोते टाइम बिल्कुल भी टेंस नहीं था, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। सोते टाइम वो एकदम बच्चों की तरह सो रहा होता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद लेन सिचेन लेन वांगजी को लेकर आते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है थोड़ा सा हॉस्पिटल का। जब जे लोग यहाँ पर आ गए थे, वीइंग और जियांग चैंग हॉस्पिटल में नहीं थे। लेन सिचेन उस फोटो को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, उनको कुछ कुछ याद आ रहा था। तब वो अपने ऑर्फेनेज में कॉल करते हैं और कॉल करके वो पूछते हैं, जिस ऑर्फेनेज में वो बड़े हुए हैं उस ऑर्फेनेज में वो कॉल करके पूछते हैं कि मेरे फादर की जिस दिन डेथ हुई थी वो डेट क्या है, बिकॉज़ उनको वो डेट भी याद नहीं है। वो एकदम ट्रोमा में चले गए थे, उनकी आंखों के सामने उनके डैड की डेथ हुई थी, फादर की, इस वजह से। अब वो जो है ना ऑर्फेनेज, उसमें जो लेडीज कॉल उठाती है, कॉल पिक करती है, वो लेडीज कहती है, क्या हुआ लेन सिचेन, क्या कोई बात है, क्या तुम्हें कुछ पता चला तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में, मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई मिल गया है। तब लेन सिचेन कहते हैं, आप क्या कह रही हो, आप मुझे सच सच बताओ ना, आप क्या जानती हो। तब सामने वाली लेडीज कहती है कि लेन सिचेन, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे डैड याद हैं, बट तुम्हारी मॉम तुम्हें याद नहीं। वो बहुत ही सुंदर थी और वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी। जब तुम्हें याद नहीं था, मैंने याद दिलाने की कोशिश भी की, बट तुम हर बार बेहोश हो जाते थे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और फिर मैंने इस वजह से, तुम्हारी तबीयत ख़राब होने की वजह से तुम पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला था। बट उसके बाद लेन किरेन वो तुम्हें ले गए थे, गोद ले गए थे वो तुम्हें एडॉप्ट करके। तब लेन सिचेन कहता है, क्या आप मुझे मेरे भाई का नाम बता सकती हैं। तब वो लेडीज़ लेन वांगजी का नाम लेती हैं कि उसका नाम लेन वांगजी है। लेन सिचेन इस बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे और वो कहते हैं कि मैं आपके पास एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप मुझे देखकर बताइए कि क्या यही मेरी मॉम है। तब लेन सिचेन उस फ़ोटो का, उस पिक्चर का फ़ोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन में और उस लेडीज़ को सेंड कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उस लेडीज़ का रिटर्न मैसेज आता है कि हाँ यही तुम्हारी मॉम है, तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिला, ये उनकी डेथ से एक हफ़्ते पहले का फ़ोटो है। तब लेन सिचेन कहता है, बस मुझे ऐसे ही मिल गया और बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। ऐसा कह के वो अपने फ़ोन को साइड रखता है और वांगजी के रूम में, जहाँ वांगजी हॉस्पिटल में, जिस रूम में वांगजी लेटा हुआ था, वो सो रहा था, उसको डॉक्टर ने पिल्स दी थी सोने की। लेन सिचेन उसके पास जाते हैं, उसके फोरहेड पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, वांगजी तुम रियल में मेरे ब्रदर हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। मुझे कितनी खुशी है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि हमारे मॉम डैड को किसने मारा। वो कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, सेम डे पर हमारे मॉम डैड की डेथ हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी को होश आ जाता है थोड़ी देर बाद ही। लेन सिचेन वहीं पर बैठे हुए थे और वो वांगजी को एकटक देखे जा रहे थे। तब वांगजी उनकी साइड देखता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ था मुझे। तब लेन सिचेन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम बस बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं। तब लेन सिचेन हिम्मत करके पूछ लेते हैं
थोड़ा सा साइलेंट था उनके बीच में, बट वो पूछते हैं, वांग जी तुम बेहोश किस लिए हो गए थे, तुम क्या सोच रहे थे, तुमने अपने माइंड पे इतना जोर डाला कि तुम बेहोश हो गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या हुआ था, तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तभी वांग जी को वो फ़ोटो याद आता है और वांग जी कहता है, गा मेरे हाथ में एक फ़ोटो था, आपने देखा, एक पिक्चर थी मेरे हाथ में। तब लैंसी चैन उस फ़ोटो को अपने पॉकेट में से निकालते हैं और उसे दिखाते हुए कहते हैं, क्या ये है वांग जी। तब वांग जी कहता है, हाँ गा, मुझे पता करना होगा मेरी मदर के साथ ये मैन कौन है और ये एक और चाइल्ड इस फ़ोटो में कौन है, ये दोनों कौन है, मुझे पता करना है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, शायद मैं जानता हूँ ये कौन है। तब वांग जी एकदम बहुत ही ज़्यादा देखने लगता है अपने लैंसी चैन की साइड, अपने भाई की साइड देखने लगता है एकदम शॉक्ड होके, और वो कहता है, भाई क्या आप सच में जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, शायद ये मेरे फादर हैं। तब लैंसी चैन कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे फादर हैं, और ये तुम्हारे नहीं मेरे भी फादर हैं, और ये अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं तुम्हारा भाई हूँ वांग जी। वांग जी को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मिरेकल इनकी लाइफ में कैसे हो सकता है। ये इतने सालों से एक साथ भाइयों की तरह रह रहे हैं, लैन किरेन ने इनको एकदम भाइयों की तरह, अपने नेफ्यूज़ की तरह पाला है, और एक दूसरे को भाई ही मानते हैं ये दोनों। और आज इनको पता चला है कि ये रियल में भाई हैं। आज तक ये समझते आए थे कि ये स्टेप ब्रदर्स हैं, बट आज इनको पता चल रहा है कि हाँ ये रियल ब्रदर्स हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लैंसी चैन और लैन वांग जी वो वेंडिंग और वैनकिंग के मॉम डैड को अपने अंकल के घर पे छोड़ कर के आते हैं, और वो अंकल से कह के आते हैं, प्लीज़ अंकल हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हम सारी बातें आपको बाद में बताएंगे। और इतना कह के वो वहाँ से आ गए थे। लैन किरेन उनसे पूछना चाहते थे कि क्या बात है, मुझे टोटली बताओ, बट लैन किरेन थोड़ी सी छूट देते हैं इनको कि ठीक है पहले तुम हैंडल करो। और वो इनसे जब ये लोग निकल रहे थे अपने अंकल के घर से, तब लैन किरेन चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ बता देना, किसी भी प्रॉब्लम में मत फंसना अकेले, मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से निकाल लूँगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तब लैंसी चैन और लैन वांग जी अपने सर को नोट करते हैं और वहाँ से सीधा जियान यानली के कैफ़े आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि नी मिंजे वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। वीइंग और जियांग चैंग वो दोनों इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो दोनों भी सो चुके थे टेबल पर सिर रख के। अब रात के 2 बज रहे थे जब लैन वांग जी एंड लैंसी चैन आए थे वहाँ पे कैफ़े में, और वो आके नी मिंजे को सारी बातें बताते हैं। वो नी हुएसांग को और वीइंग और जियांग चैंग को उठाते नहीं है उन्हें सोता हुआ देख करके, बट वो नी मिंजे को सारी बातें बताते हैं। तब नी मिंजे कहते हैं कि हमें कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने होंगे, और सबूत के लिए मैं ऐसे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता हूँ कानूनी तौर पर, तो मैं वो केस दोबारा से खुलवाने होंगे। अगर कोई भी केस पहले हुआ है तो तुम्हें वो ओपन करवाना होगा, रीओपन। तब लैंसी चैन एंड लैन वांग जी और जियांग चैंग तब तक उठ गया था, इनकी आवाज़ की वजह से वो जाग जाता है, लेकिन वीइंग नहीं जागता है, वो सो रहा था। तब जियांग चैंग कहता है कि मेरे मॉम डैड ने केस किया था, बट उसमें कोई भी सबूत ना होने की वजह से उस केस को बंद कर दिया गया था। तभी नी मिंजे कहते हैं कि उस केस को दोबारा से रीओपन करना होगा, और उसके लिए हमें तुम्हारे मॉम डैड की हेल्प लेनी ही होगी। तभी जियांग चैंग एंड जियान यानली वो एकदम से शॉक्ड होते हुए और घबराते हुए कहते हैं कि हमने मॉम डैड को नहीं बताया है, हम ये सब काम ना छुप कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसे हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बताकर नहीं। तब नी मिंजे कहते हैं अगर तुम उनसे छुपा कर काम करोगे तो तुम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मॉम डैड भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वेन रूहान कोई अच्छा इंसान है? तुम्हें पता है वो स्मगलिंग करता है, स्मगलर है। मैं उसको आज तक नहीं पकड़ पाया बिकॉज वो कोई सबूत नहीं छोड़ता है। उसका जो भी गवाह मैं पकड़ता हूँ, जो भी इंसान मैं पकड़ता हूँ, वो अपने आप मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, जेल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। मैं क्या करूँ? हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, उसको हराने के लिए हमें सबूत चाहिए, उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए हमें कोई ना कोई ठोस सबूत चाहिए। तब वेंडिंग और वैंकिंग वो कहते हैं कि हमारे मॉम डैड
वो अभी बेहोश हैं, उनकी तबीयत में सुधार होने में टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है। वेंकी ऐसा कहकर के चुप हो जाती है। तब नी मिंजी कहते हैं, क्या तुम उन्हें फिर से खतरे में डालना चाहती हो? इतने सालों बाद वो तुम्हें मिले हैं और तुम उन्हें खतरे में डालना चाहती हो वेंकिंग। तब वेंकिंग कहती है, नहीं, मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, बट वो हमारे लिए गवाह का काम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे मॉम डैड वापस आ गए हैं, बट वीइंग और वांग जी, इनके मॉम डैड का क्या हुआ? वो वापस नहीं आ पाए हैं और मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इन सब की डेथ, इन सब के साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, बट ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तब नी मिंजे अपना सिर हाँ में नोट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस बारे में सर्च तभी कर पाऊँगा जब कोई भी केस वेन रूहान से रिलेटेड रीओपन होगा, बिकॉज उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं करता है इस टाइम पे। और जितने भी पुराने केस हैं उनको रीओपन करने का मतलब होगा उन लोगों को ख़तरे में डाल देना। उसके लिए मैं सिक्योरिटी की सारी जितनी भी सिक्योरिटी हो सकेगी मुझसे मैं कर दूँगा उनकी सेफ्टी के लिए, बट मुझे केस रीओपन करवाना होगा, आपको केस रीओपन करवाना होगा। तब लैंसी चैन अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और वो जियांग चैंग और जियान याली से कहते हैं कि हमने अपने अंकल से बात की है, हम अपने अंकल को सारी बातें बताना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि आपके मॉम डैड को भी सारी बातें पता हों। इस बात को सुनकर जियान याली और जियांग चैंग अपने सिर को हाँ में नोट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी लैंसी चैन कहते हैं, मैं उनसे बात करूँगा, आप लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग मेरा विश्वास कर सकते हो। तब जियांग चैंग कहता है, सचैन तुम नहीं जानते मेरी मॉम को, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम लोग वेन रूहान की साइड देखें भी। तुम्हें नहीं पता, हमारी मॉम हमें यहाँ से बाहर ले गई थी, हम यहाँ से 10 साल तक बाहर रहे थे, हम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहे थे। तुम्हें पता है वीइंग के बिना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड था। वीइंग को ये सब बातें याद नहीं हैं, वीइंग को कुछ भी याद नहीं है, बट हमें याद है कि वीइंग हमारे साथ खेलता था, कूदता था, वो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ एंजॉय करता था, हमारे साथ गेम्स खेलता था। बट जब हम वापस आए और हमने वीइंग को दोबारा से ढूंढा और जब हमें वीइंग मिला तो वो सारी बातें पुरानी भूल चुका था। हमें बहुत मुश्किल हुई थी उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाने में, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। तब लैंसी चैन कहते हैं, क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब जियांग चैंग कहता है कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। तब लैंसी चैन कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड को मना लूँगा, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। अब हमें 2 दिन स्किप होके दिखाया जाता है लैन वांगजी के डोम पर ही। इन सभी को बुलाया गया था दोबारा से, इस बार नी मिंजे, नी हुएसांग, वेनिंग और वैंकिंग, ये 4 लोग एक्स्ट्रा थे। आयुएंड और सिजवी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे कि फिर से उनके दागा उनसे मिलने आ रहे हैं, लैन किरण उनसे मिलने आ रहे हैं। इस बात को सोचकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और वो इधर से उधर हर चीज़ को ना अच्छे से रखने में लगे हुए थे, बिकॉज उनको पता चल गया था बहुत पहले ही कि उनके दागा को हर चीज़ अपनी जगह पर पसंद है। इस वजह से वो अपने जितने भी खिलौने हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे उनको उठा कर के साइड से रखते हैं। तभी वो नोट करते हैं कि उनका टेप रिकॉर्डर वो मिसिंग है। जब लैन किरण आए थे लास्ट टाइम तब से उनका वो टेप रिकॉर्डर मिसिंग है। वो अपनी मम्मा से जाके पूछते हैं, वीइंग से जाके, मम्मा क्या आपने हमारा टेप रिकॉर्डर देखा है? तब वीइंग इस बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर तुम्हारे पास ही होगा? तभी वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी, वो मेरे हाथ से टूट गया था गिर के, मैं तुम्हें नया ला के दे दूँगा। आयुएंड और सिजवी वो दोनों कहते हैं, कोई बात नहीं बाबा, आप हमें दूसरे ला के दे दीजिएगा बाद में कभी, कोई बात नहीं अगर आपके हाथों से टूट गया तो। बट उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स थी वो उनका क्या किया आपने? तब वांग जी कहता है, जाओ जाके खेलो, मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को नहीं सुना है, जाओ अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास सेफ़ हैं। इतना कह के वांग जी दोबारा से खाना बनाने के लिए चला जाता है किचन में। एंड आयुएंड और सिजवी वो दोनों भी सारी चीज़ों को साइड से रख रहे होते हैं। तभी
बेल प्रेस होती है, डोरबेल प्रेस होती है, और प्रेस होने के बाद जैसे ही वीजिंग वहाँ पे जाता है डोर ओपन करने, तो वहाँ पर लेन क्रेन, जियांग फेनमियांग एंड मैडम यू, ये तीनों एक साथ आए थे। इन तीनों को ही पता था कि हाँ बच्चों ने इन्हें बुलाया है, तो ये तीनों एक साथ आए हुए थे। वीइंग इन तीनों को वेलकम करता है रूम में अंदर, और वो डाउन होकर के ग्रीट करता है। सभी बच्चे इनको ग्रीट करते हैं, जितने भी वहाँ पर मौजूद थे ना, जो भी कोई, वो सब इनको ग्रीट करते हैं, अंकल को, लेन क्रेन को, जियांग फेनमियांग, मैडम यू को, सबके सब ग्रीट करते हैं। और आईवेंड और सिजवी, वो तो अपने दागा को देखकर इतने हैप्पी हो गए थे, वो तुरंत दौड़ के अपने दागा के पास आ जाते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है डिनर टाइम पे। मैडम यू कहती हैं, बताओ तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना लेंसी चैन। तब लेंसी चैन कहते हैं हाँ, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और वो आईवेंड और सिजवी की साइड इशारा कर देते हैं। तब मैडम यू समझ जाती हैं कि कोई ऐसी बात है जो वो आईवेंड और सिजवी के सामने नहीं कर सकते हैं, उन दोनों को सुलाने के बाद ही वो बात करेंगे। तो मैडम यू कहती हैं ठीक है, हम लोग वेट कर लेंगे, तुम लोग अपना काम करके फिनिश हो जाओ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वीजिंग आईवेंड और सिजवी को सुला रहे होते हैं। उनको ऐसे सुलाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए देख करके जियांग फेनमियांग और मैडम यू को अपने डे याद आ जाते हैं। लेन क्रेन को भी अपने ना वो डे ना याद आ जाते हैं, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो लेन वांग जी और लेन सी चैन को सुलाते थे। लेन क्रेन एंड जियांग फेनमियांग और मैडम यू जियान यानली और जियांग चेंग को सुलाते थे, वो चीज़ ना उनको याद आ जाती है। इसके बाद जब आईवेंड और सिजवी सो जाते हैं, तो वीइंग और वांग जी उनको उनके रूम में सुला के आते हैं अच्छे से, और उनके रूम को अच्छे से लॉक करके, जिससे कि उनके रूम में कोई भी आवाज़ ना जाए, और आवाज़ की वजह से वो जग ना जाएं। इस वजह से वो रूम को अच्छे से लॉक कर देते हैं। और आके जियांग चेंग, जियान यानली और वीइंग वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वांग जी और लेंसी चैन, इनको डर नहीं लग रहा होता है। वेंडिंग वैंकिंग किसी को भी डर नहीं लग रहा था, बस वीजिंग और जियांग चेंग और जियान यानली इनको ही डर लग रहा था। तभी वहाँ पे जियान यानली का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, और उनके फ़ोन पर कॉल आ रही थी। वो अपने फ़ोन को उठा के देखती हैं, तो उस पर जिन जेसन की कॉल आ रही थी। वो तुरंत, इतनी नाइट में जिन जेसन कभी भी कॉल नहीं करता है, इस वजह से जियान यानली तुरंत उस कॉल को पिक कर लेती हैं और कहती हैं हेलो। तभी सामने से जिन जेसन की आवाज़ आती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ गलत होने वाला है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जिन जेसन के चीखने की, उनको आवाज़ सुनाई देती है, और जियान यानली घबरा जाती हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा ना, वो घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी कि ऐसे जिन जेसन को क्या हुआ है। तभी वो नी मिंजी से कहती हैं जिन जेसन, उसको कुछ हो गया है। उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे जियान यानली को। उसको ऐसे देख के वो सब लोग डर जाते हैं, और वो कहते हैं क्या हुआ है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। जिन जेसन हॉस्पिटल में था, वो कोमा में नहीं गया था। सबसे बड़ी बात कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में नहीं गया। उसके सिर पर चोट लगी है, काफ़ी सारी चोट लगी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने के बाद पता चलता है कि वो अच्छा हुआ कि कोमा में नहीं गया। अगर वो कोमा में चला जाता अपने फादर की तरह, सेम उसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। तब नी मिंजी कहते हैं कि क्या मैं बात कर सकता हूँ जिन जेसन से। तो डॉक्टर कहती हैं हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आप थोड़ी देर बाद उससे बात कर सकते हैं, उसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके होश में आने के बाद आप उससे बात कर सकते हो। नी मिंजे और ये सभी वहाँ पर बैठे हुए थे, सबके सब वहाँ पर आ गए थे। सिर्फ और सिर्फ घर पर वैंकिंग और वेंडिंग, इन दोनों को वो छोड़ कर आए थे वांग जी के डोम पर, जिससे कि वो आईवेंड और सिजवी का ख्याल रख सकें। और वो मियान मियान को, वांग जी की फ्रेंड एंड नी मिंजे की सबसे अच्छी कॉप है, एक सीक्रेट कॉप है मियान मियान, उसको छोड़कर आते हैं कि अगर जिससे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो मियान मियान उसको सामना कर सकती है। वो बहुत ही अच्छी है फाइटिंग में, इस वजह से नी मिंजे उसको छोड़ कर के आते हैं घर पे। अब हमें दिखाया जाता है लेन क्रेन कहते हैं वांग जी, लेंसी चैन मुझे बताओ क्या हो रहा है।
तब लैंसी चैन अपना सिर नीचे कर लेते हैं और लैन वांगजी भी अपना सिर नीचे कर लेता है और एक साथ कहते हैं, सॉरी अंकल, हमने आपकी परमिशन के बिना बहुत कुछ कर दिया है। तभी मैडम यू और जियांग फैनमियांग भी कहते हैं, तुम लोगों ने करा क्या है, तुम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस कैसे गए, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने किस चीज़ में इंटरफेयर करा है। तब लैंसी चैन सारी बातें बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा था बेन रूहान के ऑफिस में और उन्होंने कैसे उस रिकॉर्डिंग को सुन लिया था और वो रिकॉर्डिंग कैसे आयुएंड और सजवी ने की थी, वो सारा कुछ बता देते हैं कि हाँ लैन किरण और जियांग फैनमियांग के बीच में जो भी बातें हुई थी वो उनको पता चली और उसके बाद उनको पता करने की ना एक चुल्ल मची थी कि हाँ क्या हुआ था, ये सारा कुछ उनको ना पता करना था। इसके बाद जियांग फैनमियांग और मैडम यू वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे बिकॉज वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थे और अब लैंसी चैन और लैन वांगजी ये भी उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वेंडिंग और वैंकिंग के मॉम डैड जिंदा हैं तो वो इस नाम को सुन करके थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या वेन रूहान का भाई वो जिंदा है, वेन रूहान का छोटा भाई जिंदा है ना। तब मैडम यू की इस बात को सुन करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं पता वो वेन रूहान के छोटे भाई हैं या कौन है, बट वो वेंडिंग और वैंकिंग के मॉम डैड हैं। तब मैडम यू कहती हैं हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने हमारे साथ स्टडी की थी, वो वेन रूहान के छोटे भाई हैं और अगर वो ज़िंदा हैं तो उन्हें सारी बातें पता होंगी, उन्हें सब कुछ पता था, वो कभी भी वेन रूहान का साथ नहीं देते। अगर उन्हें पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता कि वेन रूहान कितना गलत करने वाला है तो वो कभी भी उसका साथ नहीं देते। इसके बाद नी मिंजी कहते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं मैडम यू जियांग फैनमियांग से कि मैं चाहता हूँ कि आप उस केस को रीओपन कीजिए। तब मैडम यू और जियांग फैनमियांग बहुत देर बाद लैंसी चैन, वांग जी, वी यिंग, जियांग जेंग इन सबके कहने पर, नी मिंजे इन सबके कहने पर वो तैयार हो जाते हैं उस केस को रीओपन करने के लिए। और हमें 3-4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जियांग फैनमियांग एंड मैडम यू ने उस केस को रीओपन करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था और नी मिंजे वो जिन यूसन से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सीडेंट किसने किया। तब जिन यूसन वेन चाओ का नाम लेता है और कहता है कि वही कार चला रहा था, मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया है, मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है अपने में। तभी नी मिंजी कहते हैं तुम्हारा फ़ोन टूट गया था एक्सीडेंट के दौरान, बट मैं कैसे भी करके उसके अंदर से उस रिकॉर्डिंग को निकलवा लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा कह के नी मिंजी वहाँ से चले गए थे एंड जियान याली जो कि वहीं पर थी जिन जूसन के पास, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी जिन जूसन के लिए। तभी जिन जूसन कहता है यानली प्लीज़ मत रो, मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मत रो ऐसे मेरे सामने, अगर तुम रोओगी मेरे सामने तो मुझे ताकत कहाँ से मिलेगी, बताओ तुम मेरी ताकत हो, तुम ही ऐसे रोओगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। इसके बाद यानली रोना बंद कर देती हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक हफ्ते बाद जिन जूसन को यानली घर ले आई थी, उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, लीव मिल गई थी एंड अब उसकी जितनी भी मेडिसिन है वो चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, बट वो घर जा सकता है। केस रीओपन होने के बाद वेन रूहान कैसे भी करके उसको रीओपन होने से रोक देता है, वो एप्लीकेशन को कैंसिल कर देता है। इसके बाद नी मिंजे कहते हैं मुझे नहीं पता वेन रूहान के कितने बड़े सोर्स हैं, बट उसने आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया। जियांग फैनमियांग और मैडम यू कहते हैं इसी वजह से हम रीओपन नहीं करना चाहते थे इस केस को, अब वो हमारे बच्चों को कहीं चोट ना पहुंचाए, वो हमें चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। तब नी मिंजू कहते हैं आप एक बार फिर से प्लीज़ मेरे कहने से एक बार फिर से एप्लीकेशन दीजिए उस केस को रीओपन करने के लिए। तभी वहाँ पर वेंडिंग और वैंकिंग जो बैठे हुए थे आराम से, वो इन सब बातों को ना बस सुन रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा, उनको कुछ भी ना एक तो समझ में नहीं आ रहा था, दूसरा वो अपने मॉम डैड को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थे कि अब क्या होगा आगे, बिकॉज वेन रूहान को पता चल गया था कि वेंडिंग और वैंकिंग वो दोनों अपने मॉम डैड को वहाँ से ले गए हैं, या तो वो ले गए हैं या कोई और ले गया है। और वेन रूहान उसके बाद पागल हो रखा था, वो ऑफिस भी नहीं जाता था, वो
बहुत ज़्यादा पागल हो रखा था। वो हर समय ऑफिस में हर किसी को डांटता रहता, चिल्लाता रहता, यहाँ तक कि उसने एक कलीग को इतनी बुरी तरह मारा कि ऑलमोस्ट वो मरने ही वाला था। तभी वेंडिंग और वैंकिंग, इनके फ़ोन पर एक साथ रिंग होता है और रिंग होने से इन्हें पता चलता है। पहले तो वेंडिंग के फ़ोन पे रिंग हुआ था, बट उसका फ़ोन साइलेंट पे था, तो वो किसी को भी सुनाई नहीं दिया और वो वाइब्रेट पर भी नहीं था, वाइब्रेशन पर भी नहीं था। तब वैंकिंग के फ़ोन पर वाइब्रेट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पर कॉल आई थी लैंड क्रेन की, और वो कहते हैं कि वैंकिंग तुम जल्दी से मेरे घर आओ, तुम्हारे मॉम डैड को होश आ गया है। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन।